नमस्कार दोस्तों, आइए स्पीडी के वीडियो नंबर 9 पे आते हैं डिस्कशन पे। और आरआरबी रांची 1993 में क्वेश्चन पूछा गया कि मलेरिया के उपचार की दवा का स्रोत पूछा गया है कि मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो जानते हैं कि मलेरिया के लिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सिंकोना वृक्ष, इस सिंकोना वृक्ष से कुनैन निकाला जाता है। सिंकोना वृक्ष से कुनैन निकाला जाता है, इसकी छाल से, सिंकोना वृक्ष की छाल से निकाला जाता है, इसकी छाल से कुनैन निकाला जाता है। वही जो है कि कुनैन जो है कि मलेरिया की दवा है। अब यह जानना जरूरी है कि मलेरिया के लिए ये सिंकोना का एक पेड़ होता है जिसकी छाल से कुनैन निकलता है, जिसकी छाल से कुनैन निकलता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है, जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है, दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वतमाला है उसी के ऊपर पाया जाता है। एंडीज पर्वतमाला में जनरली यहाँ पे कंट्रीज में आता है इक्वाडोर, इक्वाडोर आता है, बोल्विया आता है, बोल्विया आता है, इक्वाडोर आता है, पेरू आता है, पेरू आता है और वेनेजुएला आता है, वेनेजुएला आता है। तो ध्यान रखिएगा कि मलेरिया के लिए जो सिंकोना वृक्ष है इसे कुनैन निकाला जाता है, ये जो इसकी छाल से प्राप्त होता है। और एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है, जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है उसी के ऊपर जनरली ये जो सिंकोना वृक्ष है 5000 फीट के ऊंचाई पे लगता है और ये सदाबहार वन है, सालों भर हरा भरा रहता है। सदाबहार वन इसको कहा जाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा वृक्ष नहीं होता है, छोटा ही झाड़ी टाइप का होता है। इसको सिंकोना वृक्ष इसका नाम रखा गया, बोले कि एंडीज पर्वतमाला के ऊपर जो होता है पाया जाता है ये जनरली। लेकिन इसका नाम जो सिंकोना रखा गया, वो जो उस समय पेरू के जो वायसराय थे, जो पेरू के वायसराय थे उनका नाम था, पेरू कंट्री का नाम है, पेरू के जो वायसराय थे, पेरू के वायसराय की पत्नी, पेरू के वायसराय का नाम था काउंट सिंकन, इनका नाम था काउंट सिंकन और इनकी वाइफ के नाम पर ये रखा गया। इनकी पत्नी थी सिंकोना, उन्हीं के नाम पे ये सिंकोना वृक्ष का नाम रख दिया गया। कहाँ के? पेरू के वायसराय काउंट सिंकन थे, उनकी पत्नी के नाम पे सिंकोना वृक्ष का नाम रखा गया, जो मलेरिया के उपचार में जनरली। और जान लीजिए इसके बारे में कि मलेरिया के उपचार में जब ये यूज होता है तो इसको, यह क्या है? दर्द निवारक दवा है, दर्द निवारक दवा है, जिसको कि इंग्लिश में एनाल्जेसिक बोलते हैं, इंग्लिश में एनाल्जेसिक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। दर्द में यूज होता है और पेट के दर्द में भी यूज होता है, जनरली बुखार में यूज होता है। तो ये इसमें से जो कुनैन प्राप्त होता है वो फीवर में काम आता है। और ये क्या है? जो कुनैन प्राप्त होता है वो क्या है? दर्द निवारक दवा है, एनाल्जेसिक बोलते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं दर्द निवारक दवा को, याद रखिएगा। और ये मलेरिया के उपचार की सर्वोत्तम दवा है। अब जो है कि सिंथेटिक दवाई आने के कारण, सिंथेटिक दवा आने के कारण इसका यूज थोड़ा रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी भी उस समय ये एकमात्र दवा था मलेरिया के लिए। और इसका उपचार जनरली, इसका जो है कि जनरली ये पेरू के तट पे पाया जाता है, एंडीज पर्वतमाला में। लेकिन अब जो है कि इसका खेती या इसको उपजाने का प्रक्रिया जो है कि इंडोनेशिया और इंडिया
दोनों करने लगा है उस तरह का मौसम बना करके। और ये सालों भर पाया जाने वाला एवरग्रीन फॉरेस्ट है में पाया जाता है, सदाबहार वन में। और कहाँ? एंडीज पर्वत माला, दक्षिण अमेरिका में। तो याद रखिएगा, ये दर्द निवारक दवा इससे कुनैन जो प्राप्त होता है, कुनैन जो मलेरिया के सिंकोना से के वृक्ष से कुनैन प्राप्त होता है, जो कि दर्द निवारक दवा है और ये बुखार में काम आता है। अब है कि अफीम जो एक उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? अफीम सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। सूखा लेटेक्स क्या है? सूखा लेटेक्स समझ लीजिए, सूखा लेटेक्स बोलते हैं, लेटेक्स का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे दूध है, लेटेक्स मिल्क को बोलते हैं। अफीम में से जो दूध निकलता है, तो इस तरह से अफीम का पौधा होता है और यहाँ पे इस तरह से इसका फूल होता है, जिसको कि डोडा कहा जाता है, जिसको डोडा कहा जाता है। सुने ना, राजस्थान में इतना डोडा पकड़ा गया। तो राजस्थान में अफीम के ये जो गोल टाइप का बर्ड रहता है उसको डोडा कहा जाता है। और इसी बर्ड में शाम के समय में ऐसे ऐसे चीरा मारा जाता है, चाकू से काटा जाता है हल्का हल्का चारों तरफ, इसके चारों तरफ ये जो गोल होता है इसके चारों तरफ चीरा मारा जाता है। इसमें से क्या होता है? दूध निकलता है। शाम के समय में सूर्यास्त होने से के बाद इसको चीरा लगा दिया जाता है और सुबह सूर्य उगने से पहले इसमें से जो दूध निकलता है बूंद बूंद टाइप का, उसको एक बर्तन में निकाल लिया जाता है और इसको सुखाने के बाद अफीम तैयार होता है। उसको सुखाने के बाद उसको पाउडर बनाता है, वो अफीम तैयार होता है। तो सूखे लेटेक्स का मतलब क्या है? उस दूध जो निकलता है इसका बर्ड में से, उसको सुखा देता है। ये जो ऊपर में गोल टाइप का रहता है उसको सुखा देता है दूध निकाल करके। इसलिए अफीम एक पादप उत्पाद है जो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। मतलब सूखा लेटेक्स के कहने का मतलब कि बीड़ में चीरा मारा, यहाँ से दूध निकला और दूध निकलने के बाद इसी को सुखा के कूट के पाउडर बना लिया, अफीम हो गया। अब ध्यान रखिए कि और जो इसमें जानने वाला चीज़ है कि सूखा लेटेक्स तो समझ गए कि क्या है। मिल्क को जो दूध निकला उसको सुखा देता है और सुखा के कूट करके उसको पाउडर बना देता है। अब है कि अफीम में ही इसी में एक मॉर्फिन पाया जाता है। अफीम में मॉर्फिन पाया जाता है, मॉर्फिन। और इसी मॉर्फिन से इसको प्रोसेस्ड करके प्रोसेस करने का मतलब कि इसको निकालने के बाद ये गोंद जैसा जनरली होता है, गोंद जैसा होता है। इसी को सुखाने के बाद इसको सुखा करके इसमें से हेरोइन बनाया जाता है। हेरोइन बनाया जाता है, हेरोइन जो नशा सुने हैं ना, हेरोइन। तो इसी अफीम के मॉर्फिन पाया जाता है, इसी मॉर्फिन से हेरोइन बनाया जाता है। और जहाँ अफीम का कीमत जितना होता है उससे सीधे 2 गुना 4 गुना ज़्यादा हेरोइन का कीमत हो जाता है। तो प्राइस में अफीम और हेरोइन में क्या फ़र्क है? तो अफीम जो है कि सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है, बताया लेटेक्स क्या होता है, लेकिन इसमें पाया जाता है मॉर्फिन। मॉर्फिन से फिर बनाया जाता है हेरोइन, हेरोइन बनाया जाता है, मॉर्फिन से हेरोइन बनाया जाता है। और ये हेरोइन इस अफीम के तुलना में बनता इसी से है, लेकिन इस अफीम के तुलना में ये बहुत कॉस्टली हो जाता है, बहुत कॉस्टली हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस्ड इसका जो है कि इस मॉर्फिन निकालने के बाद प्रोसेस्ड करने में, और जान लीजिए कि दाम तो बता ही दिए, दाम के बाद जानिए कि इस अफीम में जितना नशा होता है इसका 2 गुना 4 गुना ज़्यादा मॉर्फिन से जो हेरोइन बनाया जाता है उसमें होता है। तो ये सब अफीम का ही पार्ट है, मॉर्फिन, हेरोइन। अफीम सबसे पहले सूखे लेटेक्स से प्राप्त कर लिया जाता है,
उसमें चीरा लगा करके। फिर अफीम से मॉर्फिन भी निकाला जाता है, जो गोंद टाइप का निकलता है उसमें से, उसका तना ये सब में से। फिर उसको प्रोसेस्ड करके, सुखा करके, उसको कूट काट करके एक हीरोइन नामक नशा का पदार्थ बनाया जाता है। हीरोइन से वाकिफ होंगे सब कोई, वो फिल्म वाला हीरोइन नहीं है, नशा वाला हीरोइन है। तो इस हीरोइन का कीमत भी इससे दुगना चरगुना ज़्यादा और नशा भी इससे दुगना चरगुना ज़्यादा। हीरोइन या अफीम पीने के बाद होता क्या है, तो आदमी को नशा आता है। नशा आएगा तो नींद आता है, शरीर को सुस्त कर देता है। बॉडी को क्या करता है, बॉडी को ये सुस्त कर देता है, एक्टिव स्लो कर देगा। ये सब नशा और शराब के नशा में फ़र्क यही है कि जहाँ अफीम जो है कि अफीम आपका, जहाँ अफीम बॉडी को स्लो कर देता है, बॉडी के रेट को स्लो कर देता है, वहीं जो है कि शराब है, जिसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, शराब जो है इथाइल अल्कोहल, वो बॉडी के रिएक्शन रेट को हाई कर देता है। और ये क्या करता है, अफीम जो है कि स्लो रेट कर देता है, आपके बॉडी को स्लो कर देगा, तो आपको नींद आएगा। और शराब जो है कि बॉडी के रिएक्शन को हाई कर देता है। तो दोनों में फ़र्क यही है कि सब सुस्ती ला देता है, आपको सोचने का क्षमता खत्म कर देगा, और ये शराब जो है रिएक्शन रेट को हाई कर देता है, ये बॉडी में ऊर्जा ज़्यादा कर देगा। तो ये है। और अफीम के बारे में जानने के लिए एक चीज़ ये है, हम जाने कि सूखा लेटेक्स से प्राप्त होता है, बताएं कि मॉर्फिन से हेरोइन मिलता है, जो कि नशा में भी दुगना और दाम में भी दुगना। और है कि इसका साइंटिफिक नेम, अफीम को तो इंग्लिश में ओपियम बोलते हैं, इंग्लिश में अफीम को ओपियम बोलते हैं। और अफीम का वैज्ञानिक नाम जो है लाइकर्मा पापावेरिस है। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, LSCHRYMA, लाइकर्मा पापावेरिस। तो आप इसका जो है कि साइंटिफिक नेम लाइकर्मा पापावेरिस, आप इसको पापा से भी याद रख सकते हैं। साइंटिफिक नेम ओपियम का, अफीम का साइंटिफिक नेम लाइकर्मा पापावेरिस है। लेकिन अफीम का पौधा जो होता है पैपेवर सोमनिफेरम कहा जाता है उसको। ये अफीम का वैज्ञानिक नाम है, लेकिन अफीम के पौधे से जो लेटेक्स, सूखे लेटेक्स से जो अफीम प्राप्त होता है, उसको पैपेवर सोमनिफेरम बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सूखा लेटेक्स उसका पैपेवर सोमनिफेरम से प्राप्त होता है, और अफीम का साइंटिफिक नाम एल पापा लाइकर्मा पापावेरिस है। अफीम का वैज्ञानिक नाम, अफीम के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नाम लाइकर्मा पापावेरिस है। और जो सूखे लेटेक्स से जो बर्ड होता है उसका, वो पैपेवर सोमनिफेरम से प्राप्त किया जाता है। उसको सुखा करके और कूट करके फिर उससे पाउडर बनाया जाता है, जिसको कि हम ओपियम अफीम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि वाणिज्यिक, जिसको कॉमर्शियल बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमर्शियल काग, कॉमर्शियल का मतलब होता है बिजनेस पर्पस के लिए, कॉमर्शियल का मतलब बिजनेस पर्पस के लिए, व्यापार के लिए। काग का कॉर्क जिसको कहते हैं ना, कॉर्क, कॉर्क किसके छाल से प्राप्त किया जाता है, तो एक ओक का पेड़ होता है, ओक का पेड़ होता है, और ओक का पेड़ का ये जो तना होता है, तना के ऊपर एक कवरिंग टाइप का लगता है, ये मेन हो गया, और एक ऊपर कवरिंग टाइप का इसका लगता है, यही रहता है कॉर्क, इसका ऊपर वाला।
इसी को काट काट करके निकाल लिया जाता है। इसको बलूत का पेड़ कहते हैं, ओक इंग्लिश में वो एक के ओक कहते हैं। इसी को काट लिया जाता है और काट करके इसको फिर यूज किया जाता है, बाजार में बेचा जाता है। किस चीज़ में यूज होता है? तो कॉर्क, तो एक तो कॉर्क जो हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं उसके पीछे वाला जो भाग देखे हैं इस तरह का जो रहता है बैडमिंटन का, तो ये कॉर्क होता है। जनरली ढक्कन, किसी चीज़ का ढक्कन बनाने में किया जाता है। और जो जूता पहनते हैं, जो शूज पहनते हैं, उसका जो तलवा के नीचे जो प्लेट टाइप का रहता है जिसको शूलेस बोलते हैं, उसको जूता के नीचे सेफ्टी के लिए रखा जाता है, जो गद्दीदार होता है, जो स्पंजी होता है, तो कॉर्क का बना होता है। ओरिजिनल रहेगा तो कॉर्क का रहेगा, बाकी सिंथेटिक चीज़ का भी बना रहता है, लेकिन कॉर्क से वो बनाया जाता है। और है कि जनरली इसको कॉर्क को खाना उना पैक करने में, कॉमर्शियल चीज़ में, ढक्कन में बोले, ढक्कन को पैक करने में काग कॉर्क का यूज किया जाता है। और ये ओक का पेड़ जनरली जो है कि आपका बोतल का ढक्कन में यूज होता है। और इसको बोले कि ये पेड़ का ऊपरी छाल से, जिसको इंग्लिश में एपिडर्मिस बोलते हैं, इंग्लिश में एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके कहाँ से, तना के छाल से बाहरी आवरण, जो आउटर सरफेस होता है इसका, इसमें से गद्दीदार होता है, इसको काट के निकाल लिया जाता है। और बोले कि जूतों के तल्लों में यूज होता है, जूता होता है उसका इस तरह का जो शेप बनाया हुआ रहता है उसमें यूज होता है। और पैकिंग मटेरियल में यूज होता है। जनरली ये इधर इंडिया में नहीं पाया जाता है ओक का पेड़, सब यूरोपियन पेड़ है। और कॉमर्शियल पर्पज से इसको काटा जाता है बेचने के लिए। और जो भी चीज़ का ढक्कन होता है, जिसे पैकिंग उससे बढ़िया होता है, इसमें क्या होता है कि वाटर पास नहीं कर पाता है। और ये वेट में हल्का होता है, वेट में लाइट होता है, हल्का होता है। तो याद रखिएगा कि काग, किसी कॉर्क को कहीं काग कहते हैं, कॉर्क, और ओक के पेड़ से, बलूत के पेड़ से प्राप्त होता है। आगे है पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? पहले तो पश्मीना ऊन के बारे में जान लीजिए कि ये जो सुने हैं, जो पश्मीना शॉल सुने होंगे, पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है। आपके घर दरवाजे पर कोई शॉल बेचने वाले आते हैं और कहते हैं कि पश्मीना शॉल है, और इसका दाम बहुत कॉस्टली बोला जाता है। तो जनरली पश्मीना शॉल ओरिजिनल बहुत महंगा होता है, करीब करीब 5,000 से शुरू होता है और करीब लाखों में जाता है। 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 10,000, 20,000 इस तरह का आता है। लेकिन जनरली 5,000 से नीचे उसका सबसे ख़राब क्वालिटी भी नहीं मिलेगा, उसका सबसे ख़राब क्वालिटी भी 5,000 से नीचे पश्मीना शॉल का नहीं मिलता है। और ये पश्मीना शॉल ऊन से नहीं प्राप्त होता है। जनरली शॉल ऊन से, पश्मीना ऊन, जैसे जनरली हम जानते हैं कि ऊन जो है कि भेड़ से प्राप्त होता है, लेकिन ये बकरी से प्राप्त होता है। और इसी बकरी का ही नाम होता है पश्मीना। और इसको चंगथंगी बकरी भी कहा जाता है। चंगथंगी क्या है, जम्मू कश्मीर में जगह है, एक पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे रहने वाले लोग इस बकरी का पालन करते हैं। चंगथंगी या चेंगू भी इसको कहते हैं। जनरली तिब्बत में भी इस बकरी का पाला पोसा जाता है इसी यूज के लिए। लेकिन ये क्या है, कश्मीरी बकरी का नस्ल है, कश्मीरी बकरी का नस्ल है चंगथंगी। इसको चेंगू भी कहा जाता है। अब इसका खासियत सुन लीजिए कि ये तो कश्मीरी बकरी का नस्ल है। जनरली ये लो टेम्परेचर में सरवाइव करता है,
हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये जनरली ये चंगथंगी बकरी या पश्मीना बकरी जो है कि कश्मीर में ही क्यों इसको पाला जाता है, क्योंकि ये मतलब 0 डिग्री से लेके -40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल लेती है। इसीलिए जो -40 डिग्री का तापमान झेलने के कारण इसका ऊन जो है कि चूँकि इसका कवरिंग ऐसा होगा, प्रकृति ने इसको ऐसा बनाया होगा कि ये जो है कि उसको ठंड को झेलने में सबसे मतलब मजबूती तरीक़ा से झेल पाती है। अब क्या है कि जैसे ही इस पश्मीना बकरी के शरीर पर ऊन उगता है और गर्मी का मौसम जैसे ही आता है उधर कश्मीर में, तो ये अपने ऊन को शरीर से खुद ब खुद गिरा देती है। इसको काटने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और फिर इस ऊन से प्रोसेस्ड करके वहाँ कश्मीर के लोग शॉल बनाते हैं जिसका नाम है पश्मीना शॉल। और पश्मीना शॉल का खासियत ये है कि ये हाथ से बनाया जाता है, ये हाथ से बुना जाता है। करीब 250 घंटा लगता है एक पश्मीना शॉल को बनाने में। 250 घंटा लगता है। 250 घंटा का मतलब हो गया एक दिन में 24 घंटा, तो 24 दहाँ के 240, मतलब 10 से 11 दिन, जनरली 10 से 12 दिन का समय लग जाता है हाथ से बनाने में। एक पश्मीना शॉल को बनाने में कितना 10 to 12 डेज लग जाता है एक पश्मीना शॉल को बनाने में। इसलिए ये 10 से 12 दिन तक आदमी एक ही शॉल को बनाने में लगा हुआ रहता है। इसके कारण इसका कीमत बहुत हाई है। और इसका कीमत हाई सिर्फ मेहनत के चलते नहीं है कि ये 10 से 12 घंटा लगता है बनाने में। इसका कीमत हाई इसलिए है क्योंकि हम एक पश्मीना शॉल ओढ़ लेंगे और आप 5-6 को स्वेटर पहन लीजिए, दोनों बात बराबर है। और ये बहुत पतला होता है, पश्मीना शॉल बहुत पतला होता है और आप जो है कि 5-6 स्वेटर के बराबर आपका गर्मी है अकेले एक शॉल रख लेगा। इसलिए पश्मीना शॉल का खासियत है कि इसको चंगथंगी भी कहते हैं, चेंगू कहते हैं, चांगरी कहते हैं। जनरली ये वाइट कलर का ओरिजिनल ब्रीड जो इसका होता है वाइट कलर का होता है। ओरिजिनल चंगथंगी बकरी का ओरिजिनल ब्रीड वाइट कलर का होता है, लेकिन कहीं कहीं इसका कलर ब्लैक और ब्राउन भी देखने को मिलता है, लेकिन ओरिजिनल वाइट। सींग कैसा रहेगा इसका? सींग ऐसा मुड़ा हुआ रहेगा, सींग इसका ऐसा मुड़ा हुआ रहता है। सींग जनरली मुड़ा हुआ दिखाई देगा, इसका मुड़ी है इसे तो सींग इस तरह से मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो इसका खासियत होने के कारण अब क्या है कि पश्मीना ऊन जो प्राप्त होता है वो चंगथंगी या चेंगू कहिए या चांगरी भी कहा जाता है, इसको चांगरी कहिए। अब क्या है कि इस बकरी का खासियत जान लीजिए, 25 से 30 किलो का होता है वजन इसका। बोले कि सींग मुड़ा हुआ होगा, जनरली कहाँ? कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र में, कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में, ठंडे प्रदेशों में, कहाँ 5000 से ऊपर का फीट का ऊंचाई पे। और बोले कि -40 डिग्री सेल्सियस तक ये सर्वाइव कर सकता है। जनरली ओरिजिनल ब्रीड इसका वाइट कलर का होता है, लेकिन कहीं कहीं दूसरे कलर में भी देखने को मिलता है, लेकिन ओरिजिनल यही है कि वाइट कलर का होगा। और इसका जो उत्पत्ति हुआ, पश्मीना इसको क्यों बोला गया? तो पश्मीना इसको इसलिए बोला गया कि पश्म जो है कि फारसी शब्द होता है जिसका मतलब होता है ऊन। पश्म एक कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। पश्म एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है ऊन, इसलिए इसको पश्मीना नाम दिया गया। पश्म को फारसी में ऊन कहते हैं, तो पश्मीना का मतलब ही है ऊन, फारसी शब्द है। बकरी के बारे में बताएं कि 25 से 30 किलो का होता है, वाइट होता है, सींग मुड़ा हुआ होता है और टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस झेलने के लायक होता है ये। और लद्दाख और कश्मीर के क्षेत्र में ये पाया जाता है, लोग पालते हैं इसको। चंगथंगी चेंगरी
कहिए, चांगरी कहिए। और इसका एक चीज़ और है कि 10 से 12 दिन में तो बनता ही है। ये गर्मी का मौसम में खुद अपना ऊन, इसको काटना नहीं पड़ता है, इसके ऊन को गर्मी के दिन में खुद ही अपने ऊन को गिरा देती है। और जनरली ये बहुत हाइट का नहीं होता है, नाटा टाइप का होता है। और पहचान इसका क्या है कि जनरली अभी जो गांव मोहल्लों में जो गलियों में बेचते हैं और बोलते हैं कि पश्मीना शॉल है, तो उनका ओरिजिनल पहचानने का क्या है कि कैसा है पश्मीना शॉल, ओरिजिनल कौन है। तो पश्मीना शॉल ओरिजिनल कहता है कि एक अंगूठी लीजिए और इसमें घुसा दीजिए पश्मीना शॉल को। बहुत पतला होता है, चूँकि देखने में बहुत पतला लगेगा, और अंगूठी के इस साइड से खींचिए, पूरा पश्मीना शॉल निकल करके अंगूठी के इस साइड आ जाएगा। तो ये क्या है कि ये थ्योरी गलत है। कभी कभी डुप्लीकेट भी इस साइड से उस साइड हो जाएगा। तो ये पहचानने का तरीका गलत है। जो भी लोग बताते हैं कि ऐसे इसको पहचान होता है पश्मीना शॉल को, कि एक अंगूठी में घुसाइए और उसको पकड़ करके खींचिए, उस साइड से इस साइड निकल करके आ जाएगा, तो ये पहचान गलत होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि पश्मीना शॉल में छेद कर देने से फटता नहीं है, फिर से ऐड हो जुड़ जाता है। जैसे ये पश्मीना शॉल है, इसमें छेद कर दीजिए तो ये फिर से ऐड हो जाएगा। तो जो कश्मीर के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये भी थ्योरी गलत है। पश्मीना शॉल में अगर खुद ब खुद कोई छोटा छेद हो जाता है तो वो पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हाथ से उसका बुनाई किया जाता है। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके उसमें छेद कर दे तो पश्मीना शॉल कभी खुद ब खुद ऐड नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहता है कि हमारा एक बाल, हमारा जो एक हेयर है, हमारा जो एक हेयर है वो पश्मीना शॉल के 5 हेयर के बराबर होगा। मतलब इतना पतला होता है कि इसका 5 गो ले लीजिए और अपना वाला 1 गो ले लीजिए, मोटाई दोनों इसका और इसका बराबर होगा, हमारा और पश्मीना का। तो बहुत पतला होता है, थिन होता है। पश्मीना बकरी का जो ऊन होता है वो चंगथंगी जो नस्ल की बकरी है उसका ऊन बहुत पतला होता है। हमारे एक बाल में उसका 5 गो बाल आ जाएगा। तो यह है कि उसका पहचानने का ओरिजिनल तरीका क्या है। तो कश्मीर के लोगों को इसके लिए पहचानने के लिए, चूँकि इसका डुप्लीकेसी बहुत बढ़ गया था, लोग इसके नाम पर बेचना शुरू कर दिए। कहीं कि पश्मीना शॉल है 500 रुपया बनाने में लगा है, 5000 में बेच बाच के निकल गया। तो ये क्या है कि ठग बुद्धि बढ़ गया था। ठग बुद्धि बढ़ने के कारण जो है कि भारत सरकार के जीआई टैग मंत्रालय या कश्मीर की तरफ से बहुत मांग था इसका कि इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि एक किसी विशेष क्षेत्र में विशेष चीज़ का उत्पादन के लिए दिया जाता है, जो किसी विशेष रूप में खास हो। तो जीआई टैग दिया गया इसको 3 अक्टूबर 2023 ईस्वी को। 3 अक्टूबर 2023 ईस्वी को इसको जीआई टैग दिया गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और यह कहा गया कि अब यह विशेष रूप से किसी विशेष जगह का पहचान बताएगा। और जो है कि ये आप अगर शॉल खरीदते हैं पश्मीना शॉल, तो इस शॉल के ऊपर एक मार्क रहेगा, इस पर जीआई टैग लगा हुआ रहेगा हर एक पे। और ये जीआई टैग क्या बताएगा कि किसने बनाया और कहाँ बना और इसका मालिक कौन है। इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन निकल करके आएगा कि ये कहाँ बनाया गया है, किस मिस्त्री ने बनाया है इसको, मतलब जो बनाने वाला कौन है, इसका किस मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया गया है, किस जगह पे बनाया गया है। तो एक इसमें आईडी होता है, एक नंबर होता है, जीआई टैग में एक नंबर होता है। और आपको अगर पता करना है किसी जीआई टैग प्रोडक्ट को खरीदे हैं और पता करना है कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि इसमें भी अब डुप्लीकेसी आ गया कि लोग पश्मीना शॉल बेचने लगे और इस पर झूठ मूठ का जीआई टैग का प्रिंट मार दिए। तो अब उसका पहचान करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालय ने कहा कि जीआई टैग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और इस जीआई टैग में जो नंबर दिया हुआ है उसको, उस नंबर को आप वहाँ पे सर्च मारिए, सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद उसका डिटेल निकल करके आ जाएगा कि कहाँ से बना है, कौन बनाया है।
और किस डेट में ये बनाया गया है। अगर नहीं निकल करके आया डिटेल, अगर डिटेल्स नहीं आता है तो समझिए कि वो पश्मीना शॉल नहीं है, वो पश्मीना शॉल नहीं है और हाथ से नहीं बनाया गया है। जनरली जीआई टैग, पश्मीना शॉल को जीआई टैग उसी शॉल को सिर्फ प्रदान किया गया जो कि हाथों से बनाया गया था, जो कि हाथों से बनता है, जिसमें 10-12 घंटा का समय लगता है। मशीन से अगर बनेगा तो उसको जीआई टैग नहीं प्रदान है। तो बहुत जगह क्या है डुप्लीकेसी के लिए कि इस मशीन से बना हुआ पश्मीना शॉल में जीआई टैग मार दिया गया है, या बोला गया कि ये हाथ से बनाया गया है, लेकिन ये जनरली मशीन से बनाया गया है और मशीन से बनाया गया चीज़ों में और हाथ से बनाए गए चीज़ों में फ़र्क नहीं पता चलता है। तो डुप्लीकेसी के कारण सिर्फ हाथ से जो बना हुआ पश्मीना शॉल रहेगा उसी को जीआई टैग दिया गया है, और आप उसको सर्च करके देख सकते हैं कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। इससे डुप्लीकेसी को घटाया गया, और इससे किसी भी क्षेत्र में जब जीआई टैग दिया जाता है तो उस पर एक नंबर दिया गया है। आप उस टैग के नंबर को सर्च करके देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन निकल करके आएगा उसका। अगर नहीं आया तो समझिए कि यह ठग बुद्धि वाला चीज़ है। तो पश्मीना ऊन और पश्मीना बकरी जो है कि चंगथंगी नस्ल की है, और ये कश्मीर में और लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती हैं। और 3 अक्टूबर 2023 को पश्मीना शाल को दिया गया जीआई टैग। और जब हम आते हैं बकरी पे, तो बकरी का एक नस्ल तो चंगथंगी चेंगू कहीं दिए, और बकरी का और भी नस्ल होता है, जैसे कि इसको जमुनापारी बकरी भी एक होता है, जमुनापारी बकरी होता है, लिख लीजिएगा। ब्लैक बेंगल, इसको ब्लैक बेंगल भी एक बकरी का प्रकार नस्ल है। ब्लैक बंगाल बंगाल में पाया जाता है, ब्लैक बंगाल कहते हैं। फिर बारबरी होता है, बारबरी बकरी होता है, बीटल होता है, ये सब बकरी का नस्ल है। फिर सिरोही होता है, सिरोही बकरी का नस्ल है। मारवाड़ी होता है, फिर मारवाड़ी भी बकरी का नस्ल होता है। और फिर गंजम होता है, गंजम उड़ीसा में पाया जाता है, गंजम डिस्ट्रिक्ट है। और फिर उस्मानाबादी होता है, उस्मानाबादी बकरी भी होता है, सब नस्ल है। तो ये सब जगह के नाम पर रखा है। जैसे सिरोही जो है कि गुजरात पालमपुर में है, राजस्थान का एक ज़िला भी है सिरोही। तो गुजरात के पालमपुर में भी सिरोही बकरी का पालन पोषण किया जाता है। उस्मानाबाद जो है महाराष्ट्र में है, यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो इस तरह से ये बकरी का प्रकार है जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, बारबरी, बीटल, सिरोही, मारवाड़ी, गंजम। इस तरह से इतना बकरी का नस्ल है, जिसमें चंगथंगी पश्मीना के बारे में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि पश्मीना ऊन फेमस है, इसको जीआई टैग मिला है। और ये कब क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को कब पूछा गया था। तो ये 1993 में पूछा गया था। और ये आज भी क्वेश्चन, अभी हाल में यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, अभी हाल में यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया एक क्वेश्चन। तो रिपीटेशन के दौर में बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है। और पश्मीना ऊन के फेमस होने के कारण इस चंगथंगी बकरी का नस्ल का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इतना इसके बारे में कहानी है। और एक चीज़ है कि बकरी अनुसंधान केंद्र, भारत में बकरियों के ऊपर रिसर्च के लिए बकरी अनुसंधान केंद्र जो है कि आपका है, जो कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में है। ये क्वेश्चन इसी में आगे है, ये क्वेश्चन इसी में आगे है। यहाँ देखिए, यहाँ पे है बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई है। देखिए, तो बकरी के बारे में क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में, कहाँ, यूपी में। और यूपी में कहाँ, मथुरा, कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा के पास मखदूम में बकरी अनुसंधान केंद्र का, यहाँ पे बकरियों के ऊपर रिसर्च किया जाता है,
बकरियों के ऊपर रिसर्च किया जाता है और जो बकरी का पालन करते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ मथुरा के पास मखदूम में बकरी अनुसंधान केंद्र क्या करता है, काम क्या है इसका, तो ये ट्रेनिंग देता है किनको, जिनको बकरी पालन करना है, बकरी से बिजनेस प्राप्त करना है, क्योंकि बकरियां दूध भी देती है, दूध भी बहुत कॉस्टली है। तो कितना तरह का बकरी है और उसको कैसे देखरेख करना है, कैसे पालन पोषण करना है, आप व्यापार में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए यूपी के मथुरा में जो है कि बकरी अनुसंधान केंद्र खोला गया है। तो ये क्वेश्चन इसी में था, इसलिए बता दिए। इसी पेज में 2-4 क्वेश्चन के बाद था। तो बकरी अनुसंधान केंद्र याद रखिएगा कहाँ, मथुरा के पास मखदूम में। और ये पश्मीना ऊन से बकरी का नस्ल जो है चंगथंगी नस्ल हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर के आते हैं, उसमें आगे बताते हैं।